जय हिंद। आज हम लोग एनसीईआरटी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के गैमेटोजेनेसिस टॉपिक पर पहुंच चुके हैं। गैमेटोजेनेसिस आप देख सकते हैं, गैमेटोजेनेसिस दो वर्ड है, गैमेटो और जेनेसिस। गैमेटो का मतलब गैमेट्स की बातें कर रहा है और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन की बातें कर रहा है। दे रखा है द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब हमें पता है कि आखिर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते किसे हैं। तो मैंने आपको बताया था इस चैप्टर के शुरुआत में ही कि सेक्स ऑर्गन को हम लोग जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो डायरेक्टली गैमेट का प्रोडक्शन करे, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करे, इसे तो बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी जो गैमेट्स के फ्यूजन में रोल प्ले करे, यानी गैमेट्स को एक जगह से दूसरे जगह तक जो ट्रैवल करवाए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। दे रखा है यहां पर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, द टेस्टिस इन द केस ऑफ मेल एंड ओवरीज इन द केस ऑफ फीमेल, प्रोड्यूसेस गैमेट्स। कौन से गैमेट, स्पर्म्स एंड ओवम रेस्पेक्टिवली, यानी स्पर्म इन द केस ऑफ टेस्टिस एंड ओवम इन द केस ऑफ ovaries by the process, that process is called the gametogenesis. In testis the immature male germ cell, और उस immature male germ cell का नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ये भी नाम हम ऑलरेडी पढ़े हुए हैं जब टेस्टिस के बारे में बातें हो रहा था, जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में बातें हुआ था क्रॉस सेक्शन का, तो मैंने बोला था वहां पर दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दो स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट है। एक को हमने बोला था स्पर्म मदर सेल, जर्म सेल, और उसी का नाम क्या था, स्पर्मेटोगोनिया। एक और नाम दिया था सर्टोली सेल, याद आ रहा होगा आपको। यहां दे रखा है इन टेस्टिस द इमैच्योर मेल जर्म सेल, जिसे हम लोग बोल रहे हैं स्पर्मेटोगोनिया, produce sperm by the process of spermatogenesis that begins at puberty, जो स्टार्ट कब होता है, प्यूबर्टी के टाइम पर ही। नाउ द स्पर्मेटोगोनिया, जिसका सिंगुलर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनियम, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, मल्टीप्लाई बाय कौन सा डिवीजन, नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन, एंड अपना नंबर को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। Each spermatogonium is diploid, diploid यानी 2n, और 2n कहने का मतलब क्या, जिसके पास ह्यूमन सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 46, and contains 46 क्रोमोसोम। Some of the spermatogonia called primary spermatocyte periodically undergoes meiosis, यानी स्पर्मेटोगोनिया जो था, स्पर्मेटोजोगोनियम था, इस स्पर्मेटोगोनियम में जब ग्रोथ हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो रहा है, म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे मियोसिस फर्स्ट होगा, जैसे मियोसिस का फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होगा, तो क्या बनता है, दे रखा है यहां पर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पेरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट्स द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, जिस डिवीजन को हम लोग रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल, नाम क्या, सेकेंडरी oocyte। यानी यहां से दो सेल मिलता है, दोनों कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड, जबकि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, डिप्लॉइड। ये स्पर्मेटोगोनियम कैसा होता है, डिप्लॉइड। अब जैसे हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन हुआ, इसका नाम क्या पड़ा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। नाम क्या पड़ा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच। हर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम का नंबर कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 23। नाउ द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगोज द सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब इसके अंदर मियोसिस सेकेंड होता है, और जैसे मियोसिस सेकेंड होगा, ये क्या बनाएगा, दोनों दो दो सेल बनाएगा, दोनों सेल हैप्लॉइड होगा, ये भी दोनों हैप्लॉइड होगा, ये भी दोनों हैप्लॉइड होगा। इसका नाम हो जाता है स्पर्मेटीड। दे रखा है द सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड म्यूटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड, सेम यही, यहां भी 23, यहां भी 23, यहां भी हैप्लॉइड, यहां भी हैप्लॉइड। द स्पर्मेटिड आर ट्रांसफॉर्मड इनटू स्पर्मेटोजोआ। अब ये चारों स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो चार स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है क्या है, स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस के लिए हम एक नाम देते हैं जिसे क्या बोल रहे हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। बाय द प्रोसेस दैट इज कॉल्ड द स्पर्मियोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्पर्मियोजेनेसिस, अपने को ध्यान रखना है। आगे दे रखा है आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल,
यानी जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाता है, यानी जब स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जो स्पर्म का हेड है वो धंस जाता है किसके अंदर, सर्टोली सेल के अंदर, एंड आर फाइनली रिलीज्ड फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बाय द प्रोसेस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि स्पर्म जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स से निकलता है तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ध्यान रखना उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मिएशन। Spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in secretion of gonadotropin releasing hormone। कहां से रिलीज होता है, तो हाइपोथैलेमस से। This, if you recall, is a hypothalamic hormone, यानी हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। The increased level of gonadotropin releasing hormone then act at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of 2 gonadotropin। यानी gonadotropin releasing hormone रिलीज हुआ, अब ये 2 हार्मोन को रिलीज करवाते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और दूसरा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दे रखा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। अब ये एफएसएच और एलएच काम क्या करता है, तो ध्यान रखना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी एलएच एक्ट एट द लेडिक सेल एंड स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। यानी जो एलएच है, एलएच लेडिक सेल के ऊपर एक्शन दिखाता है और एक्शन दिखाने के बाद सिक्रीशन करवाता है, सिंथेसिस करवाता है किसका, एंड्रोजन का। एंड्रोजन इन टर्न स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये एंड्रोजन आगे चलकर क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को बढ़ावा देता है। एफएसएच क्या करता है, एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। और ये सर्टोली सेल कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में हेल्प करता है। क्लियर है। अब यहां पर स्पर्म का डायग्राम है, इस डायग्राम को भी अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। आप देख सकते हैं हेड रीजन है, नेक रीजन है, मिडल पीस रीजन है, टेल रीजन है। यानी अगर स्पर्म के स्ट्रक्चर में हम जाने तो 4 रीजन होता है, हेड रीजन, नेक रीजन, मिडल पीस और टेल रीजन। हेड रीजन में आप देखिए तो एक बड़ा सा न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये वाला न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। इसके टिप पर एक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का एक पूरा झुंड प्रेजेंट है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम अगर आपसे कोई पूछे कि किससे बना हुआ है तो अपने को बोलना है गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बना हुआ है। इन सबके बाहर क्या प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। नेक रीजन के पास क्या प्रेजेंट होता है, तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है ना। सेंट्रियोल का काम क्या होता है, तो माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबुल्स है ना, फिलामेंट बनाना। मिडल पीस ध्यान रखना, मिडल पीस में लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल फैशन में अरेंज होता है और इसका काम क्या होगा, एनर्जी प्रोवाइड करता है। कब, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग। सबसे नीचे क्या है, टेल, और टेल क्या करता है, तो एक तरीके से मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर, देखते हैं। लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ हेड, neck, a middle piece and a tail. A plasma membrane envelops the whole body. Plasma membrane पूरे के पूरे स्पर्म को कवर करता है। The sperm head contains an elongated haploid nucleus. यानी हेड में क्या प्रेजेंट है, एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हैप्लॉइड कहने का मतलब क्या, इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 23। The anterior portion of which is covered by a cap like structure, जिस कैप को हम लोग नाम क्या देते हैं, एक्रोसोम। बहुत कीमती नाम है। द एक्रोसोम इज फिल्ड विथ एंजाइम दैट हेल्प फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। यानी एक्रोसोम क्या करता है, इसके अंदर एंजाइम फिल्ड है जो फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द मिडल पीस पोजेस न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, और हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहीं भी होगा, काम क्या होगा, एनर्जी प्रोडक्शन करना फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट। इसके कारण स्पर्म मोटिलिटी में हेल्प करता है, और स्पर्म मोटिलिटी यानी स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह क्या करता होगा, तो फर्टिलाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The human male ejaculates about 200 to 300 million sperm during a coitus, of which for normal fertility, यानी नॉर्मल फर्टिलिटी रेट बनाए रखने के लिए एक ह्यूमन एक बार में लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म को इजैकुलेट करता है। एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म, यानी आउट ऑफ 200 to 300, मैं एवरेज ले लेता हूं 250 मिलियन, यानी 250 मिलियन में से जो 60%, इसका जो 60% है
उसी स्पर्म का नॉर्मल शेप, नॉर्मल साइज रह पाता है। इसका 60% कितना हो गया यार, तो लगभग 150 मिलियन। 150 मिलियन। और ये जो 115 मिलियन बना, इसका 40% ही स्पर्म अच्छा खासा मूवमेंट शो कर पाते हैं। यानी इसका 40% कितना हो गया, तो लगभग 60 मिलियन। यानी बना कितना, लगभग 250 मिलियन स्पर्म बना, और 250 में से काम के कितने हैं, तो सिर्फ 60 मिलियन। ये चीज दे रखा है। एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज, एंड एटलीस्ट 40% ऑफ देम मस्ट शो विगरस मोटिलिटी। A sperm released from the seminiferous tubule are transported by the accessory ducts, secretion of epididymis, vas deferens, seminal vesicle and prostate are essential for maturation and motility of a sperm. अगला लाइन फिर से बहुत कीमती आ रहा है। The seminal plasma यानी इन सब के secretion along with sperm एक क्या बनाता है, सीमेन। यानी सीमेन क्या, सीमेन के अंदर स्पर्म अकेला नहीं है, स्पर्म प्लस सेमाइनल प्लाज्मा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीमेन। The functions of male sex accessory duct and glands are maintained by the testicular hormone। जिस टेस्टिकुलर हार्मोन को हम लोग नाम क्या देते हैं, एंड्रोजन, जिसका मेनली कौन सा हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन। The process of formation of mature female gamete that is called the oogenesis, which is markedly different from spermatogenesis। क्यों? क्योंकि spermatogenesis स्टार्ट कब हो रहा है, तो प्यूबर्टी के बाद, जबकि oogenesis कब स्टार्ट हो रहा है, तो जब वो बच्ची मां के गर्भ में है तभी स्टार्ट हो जा रहा है। देखिए, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gametes mother cell, जिसे क्या बोल रहे हैं, oogonia, are formed within each fetal ovary। बहुत अच्छा डायग्राम है। जैसे मैं बोलूं कि ये दादी है, ये दादी का बॉडी है, ये दादी का बॉडी है, और दादी के बॉडी में जब दादी प्रेग्नेंट होगी, सोचना, जब दादी प्रेग्नेंट होगी तो इनके यूट्रस में एक छोटी सी बच्ची पल रही होगी। अगर बेटी होगी तो बेटा भी हो सकता है। ये नानी की बात कर लेते हैं, कोई भी दादी नानी। अब अगर बेटी होगी, अगर डॉटर होगी, तो इन डॉटर का जब ओवरी बना होगा तो इस ओवरी के अंदर ऑलरेडी oogonia बन जाता है। और बहुत खूबसूरत बात सोचने के लिए है कि ये दादी है, ये मां है, डॉटर यानी हम मां की बातें कर लेते हैं, और ये बाय द वे oogonia यानी इससे हम बनने जा रहे हैं। यानी जो हम थे, हमारा ऑलरेडी कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है, दादी के साथ है। क्योंकि जब दादी के बॉडी में मेरी मां थी, तभी हमारे लिए ओवा तैयार हो चुका था। कितना खूबसूरत बात है। दे रखा है, are formed within each fetal ovary, no more oogonia are formed and added after birth। यानी जन्म के बाद एक भी नहीं बनता है, एक भी नहीं जोड़ा जाता है। These cells start division and enter into prophase 1 of the meiotic division and get temporarily arrested at that stage। यानी ये जो oogonia है, oogonia के अंदर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, ये oogonia है, ये oogonia डेवलप करके प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो प्राइमरी oocyte है, म्यूसिस 1 स्टार्ट तो कर देता है, लेकिन प्रोफेज 1 में ही ये यहीं कहीं अरेस्ट हो जाता है और यहीं कहीं हॉल्टेड रहता है। कब तक हॉल्टेड रहता है, जब तक कि इस बच्ची का जन्म न हो जाए, और जन्म होने के बाद भी प्यूबर्टी कंडीशन को अटेन न कर जाए। प्यूबर्टी कहने का मतलब क्या, कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है तब की बातें हैं, दे रखा है। And get temporarily arrested at that stage called the primary oocyte। Each primary oocyte then gets surrounded by a layer of granulosa cell that is called the primary follicle। A large number of these follicles generate during the phase from birth to puberty। Therefore, at puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। The primary follicle gets surrounded by more layer of granulosa cell and a new theca end are called the
सेकेंडरी फॉलिकल। बाद में क्या बनता है, ट्रांसफॉर्म होकर के सेकेंडरी फॉलिकल। नाउ द सेकेंडरी फॉलिकल सून ट्रांसफॉर्म इनटू अ टर्शियरी फॉलिकल। अब एक सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट कर गया, तो टर्शियरी फॉलिकल में। अब ये जब टर्शियरी फॉलिकल बना, जब टर्शियरी फॉलिकल बना तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर कुछ चेंजेस स्टार्ट हुआ, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम। ध्यान रखना है, जिस कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंट्रम। यानी जो टर्शियरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल का पहचान क्या है, प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। द थेका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू एन इनर थेका इंटरना एंड एन आउटर थेका एक्सटर्ना। और ध्यान रहे, जो थेका इंटरना है, यही थेका इंटरना एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन भी करता है। It is important to draw your attention that it is at this stage the primary oocyte within the tertiary follicle grow in size and completes its first meiotic division. It is an unequal division resulting in the formation of a large haploid secondary oocyte and a teeny polar body. यानी एक छोटा सा polar body बनाता है और एक haploid oocyte बनाता है, The secondary oocyte retains bulk of the nutrient rich cytoplasm of the primary oocyte. वो क्या होता है, तो सिंपली वो yolk होता है। Does the first polar body born out of the first meiotic division divide further or degenerate? जनरली बोला जाता है कि डिजेनरेट करता है, क्योंकि उसके अंदर नहीं डिवाइड करने का कोई क्षमता है, सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। At present we are not very certain about this. हालांकि ये भी बिल्कुल फैक्ट है कि डिवाइड करता है नहीं करता है, कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकता है। The tertiary follicle further changes into the mature follicle or Graafian follicle. The secondary oocyte forms a new membrane that is called the zona pellucida surrounding it. यानी जो Graafian follicle बना है उसके अंदर जो secondary oocyte है, secondary oocyte को कवर कर लेता है एक membrane जिसका नाम क्या, zona pellucida. The Graafian follicle now ruptures to release the secondary oocyte, जिसे हम लोग ovum बोलते हैं, from the ovary by the process of ovulation. यानी अब ओवुलेशन हो जाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में भी कि कैसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, प्राइमरी फॉलिकल है ना, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल, फिर मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल, और मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल करके ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte बाहर की तरह निकल जाता है, ओवरी से बाहर निकल जाता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग नाम क्या देते हैं, ओव्यूलेशन। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis? बिल्कुल, बहुत सारे हैं। अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ये डायग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ है। जितना इसको इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो उतना इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मैं चारों तरफ इंपॉर्टेंट लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखिए इस साइड लेफ्ट हैंड साइड स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को डिनोट किए हुए हैं। अब देख सकते हैं जो स्पर्मेटोगोनिया है इसके अंदर माइटोसिस हुआ, यानी एक स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो गया। अब इनमें से कोई भी एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक फर्स्ट यानी मियोसिस फर्स्ट को फॉलो किया और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया, जो दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना और दोनों का प्लॉइडी क्या हो गया, एन। यहां तक सब कुछ क्या था, डिप्लॉइड है ना। देखो आप 46 यहां पर आते हैं क्या हो गया 23, यानी एन कंडीशन हो गया। ये क्या है 2n कंडीशन। अब इसके अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ, क्या बना स्पर्मेटिड, ये भी कैसा है एन कंडीशन है। इसमें डिफरेंशिएशन हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस हुआ, क्या बना स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ भी कंडीशन क्या है एन। ध्यान रखना है ये डिवीजन का स्टेप आपको जरूर याद रखना है, कहां पर माइटोसिस हो रहा है, कहां पर मियोसिस हो रहा है, मियोसिस फर्स्ट कब हो रहा है, मियोसिस सेकंड कब हो रहा है। सेम यही कंडीशन यहां पर भी है। ये ऊगोनिया है, इसके अंदर माइटोसिस हुआ, ये डिफरेंशिएशन हुआ, क्या बन गया प्राइमरी oocyte। लेकिन प्राइमरी oocyte कब बना, जब बच्ची मां के गर्भ में थी तभी, फीटल लाइफ में ही बन गया, जिसे इंट्रा यूट्राइन लाइफ भी बोलते हैं। अब ये जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो होता है लेकिन प्रोफेज 1 में ही यहीं पर अरेस्ट कर जाता है जब तक बच्ची का जन्म नहीं होता। जब जन्म होता है एट प्यूबर्टी मियोसिस 1 कंप्लीट होता है, और जैसे कंप्लीट होता है तो एक बड़ा सा सेल बनता है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और एक छोटा सा सेल बनता है जिसे बोलते हैं पोलर बॉडी। ध्यान रहे दोनों का प्लॉइडी लेवल सेम है, लेकिन फर्स्ट पोलर बॉडी आगे चलकर डिजेनरेट ही कर जाता है, ऐसा बोला जाता है। ये जब ओवम बन जाता है, यानी जो सेकेंडरी oocyte बना था निकला था, अब यहां पहुंच के फिर से डिवाइड करता है, यानी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, डिजेनरेट कर जाता है। लेकिन ध्यान रहे सेकेंड मियोटिक डिवीजन तब होता है जब स्पर्म आकर के इस ओवम को स्ट्राइक करता है, टच करता है। जैसी ओवम आता है, स्पर्म आता है ओवम के पास, वैसे मियोसिस 2 स्टार्ट होता है,
फिर से सेकेंडरी उसे डिवाइड करके एक ओवम बनाता है और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। सेकेंड पोलर बॉडी भी फर्दर डिजनरेट कर जाता है। एक मेजर डिफरेंस है, अभी तक जो हमने बात किया गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता हो तो आप इसे प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों को भी बताएं, मैं पूरे ऐसे 38 के 38 चैप्टर का एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन सीरीज ला रहा हूं आपके सामने। बहुत जल्द सारे चैप्टर की वीडियो आपके सामने मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।